आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डिस्क्लेमर। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इस चैप्टर के अंदर जैसे ये नाम बता रहा है कि हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कैसे एटम बना हुआ होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है एंड वो सब चीजें कैसे अरेंज की हुई होती है। तो मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल या टुकड़े को हम एटम कहते हैं एंड हम ना ही तो उसे देख सकते हैं। तो कितना चैलेंजिंग रहा होगा उस वक्त कि वो एक चीज जो दिखती भी नहीं है उसके स्ट्रक्चर को बताएं। हम इस चैप्टर के अंदर यही चीज देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर दिया। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, पर पहले ही डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो कैसे साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर दिया जिस एटम को वो देख भी नहीं सकते थे, कैसे उन्हें उस एटम का स्ट्रक्चर पता चला। तो इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें याद है तो पिछले चैप्टर में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, जिनके अंदर एक पोस्टुलेट ये भी था कि एटम इज इंडिविजिबल, यानी कि जो एटम होता है उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस चीज को भी देखेंगे कि क्या उन्होंने सही कहा था कि एटम को हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे जो कि थे जे थॉमसन, जो कि आए थे 1897 में एंड उन्होंने डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन को। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसे कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कुछ ऐसा सेटअप बनाया था। तो यहाँ पे एक हाई वोल्टेज जनरेटर है एंड उसके जो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है, जबकि नॉर्मल बैटरी के अंदर होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम कैथोड कहते हैं एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे एनोड कहते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ ट्यूब भी लगा दी। तो इस ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या करा कि जो एयर थी उसका जो प्रेशर था उसे कम कर दिया वैक्यूम बना के। तो अब इसके अंदर जो एयर है वो बहुत कम प्रेशर के ऊपर है। तो जब उन्होंने करंट को पास करा तो जो ये नेगेटिव टर्मिनल है उससे कुछ रेज निकले। अब नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज निकली है तो ये रेज भी नेगेटिवली चार्ज हुई ना एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रही थी। तो उन्होंने इन रेज को कह दिया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी एंड ये नेगेटिवली चार्ज भी थी। तो उन्होंने कहा कि मैटर के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज चीज़ें होती है। तब शुरू में उन्होंने इन्हें नाम दे दिया नेगेट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज थी एंड बाद में उन्होंने इन्हें नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई जो कि करी थी जे थॉमसन ने। तो कुछ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि जो ये कैथोड रेज होती है वो कैथोड से ओरिजिनेट होती है एंड दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि जो ये कैथोड रेज होती है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है एंड जो ये कैथोड रेज होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है जिनके पास मास होता है एंड उनके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज होता है एंड इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होता है तो वो चार्ज होता है नेगेटिव का चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है वो। उसके लिए हम माइनस का यूज करते हैं एंड उसके बाद में जितना चार्ज होता है उसे लिख देते हैं, जो कि था 1.602 इंटू -19 कुलम्स। अब ये कुलम्स क्या है? ये कुलम जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं, वैसे जो कुलम है उसे हम चार्ज के लिए यूज करते हैं, यानी ये एक यूनिट है चार्ज को मेजर करने के लिए। एंड एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो इतना कम मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का एंड इतना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो बात करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी और कैसे की थी भाई। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी ई गोल्डस्टीन ने, वो भी 1886 में करी थी। तो उन्होंने इस सेम एक्सपेरिमेंट को करा था पर उन्हें कुछ चीज़ें चेंज कर दी थी। तो उन्होंने ये देखा कि जो ये एनोड है उसकी तरफ से भी कुछ रेज निकल रही थी एंड वो रेज कैथोड की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने उन रेज को कह दिया कैनाल रेज और ऐसे कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई थी। तो जो ये कैनाल रेज होती है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है जिनका कुछ मास होता है एंड उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज। छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे कैनाल रेज बनी हुई होती है उन्होंने इन पार्टिकल्स को कहा प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड उनके ऊपर कुछ मास भी होता है। तो एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए हम प्लस लगा देते हैं,
जो कहता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स का चार्ज होता है उसके ऊपर। एंड एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स का। एंड हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं P प्लस से। तो ऐसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई जो कि करी थी एक गोल्डस्टीन ने। एंड तुम ये चीज याद रखना कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा भारी होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स इतने हल्के होते हैं कि उनका मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी उसे कंसिडर भी नहीं करते। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है एंड प्रोटॉन है उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं। जैसे तुम्हें पता ही है कि एटम के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं, तो ये एटम से तो छोटे होने के ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जब साइंटिस्ट को पता चला तो जो डाल्टन सर की थ्योरी थी कि एक एटम इनडिविजिबल होता है वो फेल होगी, क्योंकि एटम के अंदर भी कुछ चीजें होती है। उन्होंने तो यही कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, पर हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर। तो इस चीज की वजह से ही डाल्टन सर की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिस्कवर तो हो गए कि ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर होते हैं, पर किसी को ये नहीं पता था कि ये कैसे एक एटम के अंदर अरेंज हुए होते हैं भाई। तो इसी के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया कि कैसे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अरेंज हुए होते हैं। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर दिया। तो जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, वो एक एटम के अंदर कैसे अरेंज करे हुए होते हैं, तो ये चीज पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने माथापच्ची चालू कर दी। तो जो पहले साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था जे थॉमसन। एंड उन्होंने अपना एटम का मॉडल लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये एटम होता है वो एक 3D स्फीयर होता है। अब ये स्फीयर क्या होता है? जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल। एंड अगर हम किसी बॉल को ले लें जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, वो जो शेप होता है उसे हम स्फीयर कहते हैं। तो एटम जैसे एक बॉल होती है वैसे होता है, वह स्फीयर होता है। और जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होता है, एंड उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो थोड़ी थोड़ी जगह पे होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटरमेलन। तो जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पार्ट होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम के अंदर। तो जो रेड पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसकी सीड्स होती है, वैसे एक एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो होता है। तो ये हमने बना दिया एक एटम। तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे एक वाटरमेलन के अंदर रेड कलर वाला पार्ट होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, जैसे एक वाटरमेलन के अंदर सीड्स होती है वैसे इसके अंदर होगा। तो ये बन गया एक मॉडल एटम का। तो जे थॉमसन ने ऐसा मॉडल दिया था और उन्होंने ये चीज कही थी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर इक्वल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब ये कैंसिल हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन पे कुछ भी चार्ज नहीं होता। ये चीज उन्होंने बताई थी कि कैसे एक एटम न्यूट्रल होता है। ये एक एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है, एंड वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने बता दी थी, पर इनका मॉडल फेल हो गया क्योंकि जब दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा तो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इनके मॉडल से मैच नहीं करता था। तो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल दिया था अपना, जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करा था? उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को लिया एंड एक गोल्ड फॉइल पे उन्हें टकराया। तुम पूछोगे कि ये अल्फा पार्टिकल्स आखिरकार है क्या? तो जो हीलियम आइंस होते हैं उनसे ये अल्फा पार्टिकल्स बने हुए होते हैं, एंड हीलियम आइंस पे +2 का चार्ज होता है एंड 4u का मास होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स हीलियम आयन से बने हुए होते हैं एंड इन हीलियम आयंस पे +2 का चार्ज होता है। तो ये सब चीज मिला के अल्फा पार्टिकल्स के पास बहुत अच्छी एनर्जी होती है भाई। तो इस एनर्जी का यूज करा उन्होंने एक गोल्ड फॉइल के ऊपर।
तो अब तुम कहोगे कि उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। तो ये गोल्ड होता है उसे हम बहुत पतली शीट बना सकते हैं, और रदरफोर्ड को ये चीज़ चाहिए थी कि उन्हें बहुत पतली शीट चाहिए थी, तो उन्होंने गोल्ड की बहुत ही पतली शीट ली एंड उस शीट की विड्थ थी वो 1000 एटम्स के बराबर थी। तो इतनी पतली शीट बनाई थी उनने। तो तुम देखो कि यहाँ से हमारी अल्फा पार्टिकल्स निकल रही है एंड यहाँ पे हमारी गोल्ड फॉइल है। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से ऐसे पास कराया तो उन्होंने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे डायरेक्टली पास होगी, यानी वो आई टकराई एंड आगे चली गई। जैसे वहां पे कुछ था ही नहीं वैसे डायरेक्टली पास होगी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आई टकराई एंड ऐसे छोटा सा एंगल बना के साइड में चली गई। तो इस चीज को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। तो कुछ रेज डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि ऐसा छोटा सा एंगल बनाया एंड साइड में चली गई। तो कुछ रेज तो डायरेक्टली पास होगी, कुछ रेज ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। एंड 12,000 रेज में से एक रे ऐसी भी थी जो आई टकराई एंड जहां से आई थी वहीं पे फिर से चली गई। तो इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो 12,000 में से एक रे फिर से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था उनके लिए। तो इन चीजों के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। तो उन्होंने क्या रिजल्ट दिया या क्या कंक्लूड करा वो देखते हैं। उन्होंने पहली बात ये कही थी कि जो एटम होता है उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती है, क्योंकि इसी वजह से तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास होगी, यानी कुछ यहाँ पे था ही नहीं तभी तो वो डायरेक्टली पास हुई है ना। तो एटम के अंदर बहुत सारी खाली स्पेस होती है। एंड दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत कम जगह पे होता है, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स से डिफ्लेक्ट हुई थी ना। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे होता है। जो उनकी लास्ट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि एटम के अंदर एक हैवी मास होता है। ये बात उन्हें कैसे पता चली कि एटम के अंदर हैवी मास होता है? तो ये बात उनको ऐसे पता चली क्योंकि जो उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि कुछ अल्फा रेज डायरेक्टली रिबाउंड होगी थी। तो भाई जो गोल्ड फॉइल थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी एंड जो अल्फा रेज थी उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी भाई। तो अल्फा रेज का वापस आना तो इम्पॉसिबल ही था। ये तो वो केस हो गया कि एक पत्थर ले रहे हो तुम एंड टिश्यू पेपर के ऊपर मार रहे हो। टिश्यू पेपर क्या होगा? गोल्ड फॉइल। एंड वो पत्थर क्या है? अल्फा रेज। तो ये क्या पत्थर वापस आएगा? नहीं आएगा ना। तो वही चीज़ उनके साथ हुई थी कि जो गोल्ड फॉइल थी वो टिश्यू पेपर की तरह थी एंड जो पत्थर था वो अल्फा रेज की तरह था, पर वो पत्थर वापस आ गया, यानी रेज वापस रिबाउंड होगी। तो एटम के अंदर कुछ हैवी मास होता है एंड उस मास की वजह से ही तो जो अल्फा रेज थी वो वापस आई थी। तो तीसरी चीज़ उन्होंने ये ऑब्जर्व करी थी एंड इसके बेसिस पे उन्होंने अपना मॉडल लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम एक स्पीयर की तरह है। स्पीयर जैसे कि फुटबॉल होगी, कोई भी बॉल होगी, वो जो शेप होता है उसे स्पीयर कहते हैं। एंड एक एटम के अंदर सेंटर के अंदर एक हैवी मास होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। एंड जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही पॉजिटिव चार्ज होता है भाई। एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के अंदर ही तो होता है। तो एक एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी रुकते नहीं है, यानी स्टेशनरी नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो जो ये न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मास इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो एक एटम का मास होता है वो जो न्यूक्लियस होता है उसका मास ही एक एटम का मास होता है। तो मान लो कि ये एक एटम है एंड इसका मास किसके इक्वल होगा? इस न्यूक्लियस के मास के बराबर ही तो होगा। तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनका मास नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक पूरे एटम का मास उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब एक चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, ऑर्बिट होता है क्लोज सर्कुलर पाथ, जैसे कि ये एक क्लोज सर्कुलर पाथ है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट। तो उस वक्त वो एक्सेलरेट होती है। तो जब एक चीज एक्सेलरेट होती है तो उस वक्त वो एनर्जी को रेडिएट करती है। अब ये रेडिएट क्या होता है?
रेडिएट यानी कि लूज। जब एक चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो वो एक्सेलरेट होती है, एंड जब वो एक्सेलरेट होती है तो उस वक्त उसे एनर्जी चाहिए होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वो भी कुछ एनर्जी लूज करते हैं ना, पर उनके पास तो लिमिटेड एनर्जी होती है। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगा। धीरे धीरे लूज करते करते वो सारी एनर्जी लूज कर देगा, एंड वो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर आके गिर जाएगा। पर ये चीज़ तो एटम के अंदर होती ही नहीं है, वो तो स्टेबल होता है। अगर ऐसी चीज़ें होने लगी तो मैटर स्टेबल ही नहीं रहेगा, एंड जिस फॉर्म में हम आज एक मैटर को देखते हैं वो फॉर्म वो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए उनका मॉडल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था उसे समझा नहीं पाए थे। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था नील बोहर, एंड उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था उसके अंदर एक ही तो कमी थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पर जो नील बोहर थे उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं, एंड उन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो जो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, यानी वो एनर्जी को लूज नहीं करते। तो ये देखो, ये है न्यूक्लियस, एंड इसके बाहर ये ऑर्बिट्स हैं, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो उन्होंने इन ऑर्बिट्स को नाम दिया KLM ऐसे। ये स्टार्टिंग वाला K से स्टार्ट होता है एंड ऐसे आगे चलता जाता है, एंड उन्होंने इनको नंबरिंग भी दे दी। स्टार्टिंग वाले का नंबर 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3, ऐसे नंबर भी दे दिए। तो ये मॉडल बोहर सर ने दिया था। तो इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जे चैडविक, एंड उन्होंने ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर करा जिसके ऊपर चार्ज नहीं था, एंड उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर था, एंड उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। तो जे चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा था। कब करा था? 1932 में करा था। उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यानी एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। पर एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो ये एक एटम है, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है एंड ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं बाहर ऑर्बिट्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसे कंसीडर भी नहीं करते। तो इस एटम का मास इस न्यूक्लियस के मास के बराबर होगा। सो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड हमें पता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक एटम का मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही तो है। तो तुम बस ये बात याद रखना कि मास ऑफ एटम मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स होता है, एंड हम न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं n से, जो कि होता है स्मॉल n। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तो जल्दी आ जाना। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आगे आप बोहर सर ने एक मॉडल दिया था एटम का। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि बीच में न्यूक्लियस होता है एंड उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं। तो ये है न्यूक्लियस एंड ये ऑर्बिट, या फिर इन्हें हम शेल्स भी कह सकते हैं। एंड उन्होंने इनको नाम दिया था K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट।
एंड नंबरिंग भी दे दी थी, जैसे पहला वाला ऑर्बिट का नंबर 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, एंड ये आगे चलता जाता है, यानी फोर्थ ऑर्बिट का नंबर 4, फिफ्थ का 5, ऐसे चलता जाता है। तो ये जो शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज करे हुए होते हैं या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे हुए होते हैं, ये हम जानेंगे। ये जानने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं शेल्स के अंदर, हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ यही है कि एक शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो इसे पता करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो कि 2n²। इसके अंदर जो ये n है वो है ऑर्बिट नंबर, जैसे कि k का ऑर्बिट नंबर 1 है एंड l का ऑर्बिट नंबर 2 है एंड m का ऑर्बिट नंबर 3 है। तो n की जगह हम किसी भी ऑर्बिट का नंबर रख दें तो ये फॉर्मूला ये बता देगा कि उस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो हम k ऑर्बिट का निकाल के देखते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन k ऑर्बिट कितने होंगे, 2n²। एंड यहाँ पे n क्या है, ऑर्बिट नंबर ऑफ k क्या है, 1 ही तो है। तो ये हो जाएगा 2 × 1², जिसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 2। तो k ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ सकते हैं। अगर हम l ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना चाहें तो उसके लिए भी 2n² ही यूज़ होगा। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर, जो कि l का ऑर्बिट नंबर क्या है, 2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 × 2²। 2 का स्क्वायर क्या है, 4, एंड 2 × 4 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स l शेल के अंदर या l ऑर्बिट के अंदर 8 आ सकते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, तो ये हम 2n² से निकालेंगे। तो 2 × n क्या हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर, एंड m का ऑर्बिट नंबर है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 2 × 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m शेल के अंदर 18 आ सकते हैं। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ कि तुम्हें यह बताना है कि n शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, एंड n का ऑर्बिट नंबर है 4। तो ये आंसर तुम्हें मुझे कमेंट में दे देना। एंड हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि एक एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, यानी एक एटम है एंड ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका, तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही आ सकते हैं। तो इस ऑर्बिट के लिए हम 2n² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस ऑर्बिट के लिए भी 2n² वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पर जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। हमें एक और बात याद रखनी है कि हम इन ऑर्बिट्स को एक सीक्वेंस के अंदर फिल करेंगे, यानी पहले अंदर वाले ऑर्बिट को भरेंगे, फिर बाहर वाले ऑर्बिट का नंबर आएगा। 1-2 एग्जाम्पल करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो हम कार्बन का इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। एक इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें उस एलिमेंट या एटम के इलेक्ट्रॉन्स पता होनी चाहिए कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम उसका इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बीच में एक कार्बन का न्यूक्लियस है एंड इसके बाहर ऑर्बिट्स होंगे। तो पहले ऑर्बिट के अंदर हम 2n² से निकाल के देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2n² एंड यहाँ पे ऑर्बिट नंबर क्या है, 1, पहला ऑर्बिट ही तो है, तो ऑर्बिट नंबर 1 हुआ। तो 2 × 1 का स्क्वायर जो क्या है 2। तो इस ऑर्बिट के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो एक और ऑर्बिट बना देते हैं एंड उस ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। तो ये बन गया कार्बन का इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर। हम सोडियम का भी इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पहला ऑर्बिट है, तो इसका ऑर्बिट नंबर होगा 1। तो 2n² से इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो देखते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर जो कि होता है 2। तो इस ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डाल दिए। अब हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक और ऑर्बिट बना देते हैं। इस ऑर्बिट के अंदर 2n² से हम निकाल लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका ऑर्बिट नंबर क्या है 2, तो n की वैल्यू क्या होगी 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8।
तो इस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो इसके अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं एंड अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसे नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर डाल देते हैं। तो ये बन गया सोडियम का इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमा लगा दिया हमने 8 एंड उसके बाद में 1। इस 2 का ये मतलब है कि पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड इस 8 का मतलब है दूसरे ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इस 1 का ये मतलब होगा कि तीसरे ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स है एंड इसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर भी ये चीज़ बता रहा है एंड ये भी ये चीज़ बता रहा है। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर हम ये बताते हैं कि कैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर है। अगर तुम्हें कुछ डाउट है या ऐसी बात करनी है, चाहे कुछ भी ना करना हो, तो भी तुम आ जाओ इंस्टाग्राम पे @IKnowStudy। तो ये होगी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है वैलेंसी। तो वैलेंसी एक एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक एटम है एंड उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कहलाएगी। तो अगर हम एक एग्जांपल है H2O का, तो H2O के अंदर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्यों एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस सवाल का जवाब वैलेंसी दे सकती है। तो अब हम वैलेंसी को पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बस हमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए। तो जब हमारा पेट खाली हो जाता है तो हम खाना खाते हैं। तो वैसे ही जब एक एटम के शेल्स खाली हो जाते हैं तब उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उन्हें फिल करने के लिए। तो जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। वैसे ही जब एटम के सारे शेल्स भर जाते हैं तब वो स्टेबल हो जाता है। तो एक एटम को स्टेबल बनाने के लिए उसके सारे शेल्स भरे हुए होने चाहिए। तो सारे शेल्स तभी भरते हैं जब उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है या 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर एक एटम छोटा है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो एटम स्टेबल होगा। एंड अगर एक एटम थोड़ा सा बड़ा है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। अब मैं ये छोटा बड़ा किस बेसिस पे कह रहा हूँ? तो अगर एक एटम के अंदर कम इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे मैं छोटा एटम कह रहा हूँ। एंड अगर एक एटम के अंदर थोड़े से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसे मैं बड़ा एटम कह रहा हूँ। वो हम एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे। कौन से एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एंड कौन से एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बस हमें ये याद रखना है कि अगर एक एटम स्टेबल होगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये था ऑक्टेट रूल, ये हमें पता होना चाहिए। एंड एक टर्म होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या होती है? अगर ये एक एटम है एंड इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होते हैं। तो अब हम वैलेंसी निकाल के देखते हैं। हमारे पास सोडियम का एटम है एंड एक सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को चलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हमारे पास अब बच गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दूसरे शेल या ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो बाहर बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम जब स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या लूज कर देगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो इसकी वैलेंसी होगी 1। तो एक और एटम की वैलेंसी निकाल के देखते हैं जो कि है फ्लोरीन। फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड दूसरे वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। पर हमारे पास कितने बचे हुए हैं? हमारे पास 7 बचे हुए। तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं।
तो अब इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल के अंदर चाहिए। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये गेन करेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तब तुम कहोगे कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या लूज कर रहा है, तब भी इसकी वैलेंसी 1 है। एंड यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तब भी इसकी वैलेंसी 1 है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग एक तरीके से लिख सकते हैं। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या डोनेट करता है, तब हम उसकी वैलेंसी के आगे प्लस लगा देते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर रहा है, पर उसे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। यानी इसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इस एक एटम को ऐड कर सके। समझ रहे हो? वैसे ये फ्लोरीन को एक एटम चाहिए, तब उसे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसे एक इलेक्ट्रॉन दे सके। तो फ्लोरीन की वैलेंसी होगी -1 एंड सोडियम की वैलेंसी होगी +1। हम एक और एटम की वैलेंसी निकाल के देखते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले ऑर्बिट के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हैं एंड अगले वाले ऑर्बिट के अंदर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स ही तो बचे हैं। अब इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब इसे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सके, यानी उस पार्टनर के अंदर से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे एंड बाद में इन इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? -2। तो ऐसे हम वैलेंसी निकालते हैं। हमें सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट को भरना है 8 इलेक्ट्रॉन से। एक और एग्जांपल लेते हैं लिथियम का। तो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसे हम बाहर वाले शेल के अंदर डाल देते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ 2-1 है। तो हीलियम एक छोटा एटम है, जैसे मैंने कहा था छोटे एटम के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जब ये लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1, क्योंकि इसे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर सके। मान लो कि तुम्हें शादी करनी है, तो उसके अंदर जो वांटेड है वो तुम्हारे क्या होगा? अपोजिट। मान लो कि तुम लड़के हो तो वांटेड में क्या लिखोगे? लड़की। एंड अगर तुम लड़की हो तो वांटेड में क्या होगा? लड़का। वैसे ही जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट, तब उस वक्त हम उसकी वैलेंसी के अंदर क्या लिखेंगे? प्लस, यानी अपोजिट। जब वो लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी के अंदर प्लस लिखेंगे। एंड अगर जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसकी वैलेंसी के अंदर हम क्या लिखेंगे? माइनस, यानी उल्टा। इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो माइनस। एंड एक और केस हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर ले, तो भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। तो इसकी वैलेंसी इस केस के अंदर क्या होगी? यानी कि ये ऐड कर रहे हैं, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो इसकी वैलेंसी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी माइनस लगा देंगे। तो इसकी वैलेंसी +1 भी हो सकती है एंड -1 भी हो सकती है। तो ये था वैलेंसी का कंसेप्ट। तुम और क्वेश्चंस को भी ट्राई करना एंड अगर किसी में डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर तुम्हें कोई टॉपिक आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स हैं, उनसे तुम स्विच कर सकते हो या टाइमलाइन से भी स्विच कर सकते हो। तो ये है हमारा एक एटम, नन्हा सा प्यारा सा एटम
तो इस एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक का मतलब एटम से भी छोटे। तो इसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम मास की बात करें, इस पूरे एटम के मास की बात करें, तो वो किसके मास के इक्वल होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी उसे इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस पूरे एटम का मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर हो जाएगा। एंड इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स है एंड प्रोटॉन्स है। तो इस पूरे एटम का मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इस पूरे एटम का मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। मान लो कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब हमें 2 चीज़ निकाल सकते हैं, एक मास नंबर एंड दूसरा एटॉमिक नंबर। तो इन दोनों चीज़ों को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x, a और नीचे z लिख देते हैं। इस x की जगह हम उस एलिमेंट का सिंबल लिख देंगे। एंड जो ये a है वो क्या है? मास नंबर। एंड z है एटॉमिक नंबर। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है C ऊपर 12 नीचे 6, तो इसका क्या मतलब होगा कि C यानी कार्बन का मास नंबर क्या है? 12 एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? तो हमें एक बात पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है। इसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स है एंड जितने भी प्रोटॉन्स है उन्हें अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मास नंबर। तो मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मुझे यहाँ से मिल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर हमारा यहाँ पे कितना है? 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो इस एटम के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है। तुम एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है तो इसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 आ गए एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 आ गए। तो हमने इस चीज़ से ये सब कुछ निकाल दिया। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं Na का। Na यानी सोडियम। सोडियम के ऊपर लिखा होता है 23 एंड नीचे होता है 11। तो इसके अंदर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के देखते हैं। तो ऊपर क्या लिखा होता है? मास नंबर, यानी ये 23 क्या है? मास नंबर है। एंड नीचे क्या लिखा होता है? एटॉमिक नंबर। तो नीचे ये एटॉमिक नंबर है। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11 एंड मास नंबर हो गया 23। तो हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन्स है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है एंड 11 ही प्रोटॉन्स है। तो बात आती है न्यूट्रॉन्स की। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे मास नंबर क्या है? 23 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11। तो ये आ जाएगा 12। तो इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है एंड 12 न्यूट्रॉन्स है। तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है आइसोटोप्स। आइसोटोप 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, आइसो एंड टोप। तो आइसो का मतलब होता है डिफरेंट यानी अलग, एंड टोप यानी कि ऊपर वाली चीज़। तो अगर हम x एंड y को ले तो x के ऊपर क्या लिखा होता है? मास नंबर। तो मान लो कि x का मास नंबर है 12 एंड y का मास नंबर है 14। एंड अगर x का एटॉमिक नंबर 6 है
एंड वाई का भी एटॉमिक नंबर 6 है। तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो क्या है, इक्वल है। जो ऊपर हम चीज़ लिखते हैं वो होती है मास नंबर, वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीसीज जिनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, पर उनका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो जैसे मैंने पहले कहा था, आइसो एंड टोप से आइसोटोप्स बना हुआ है। आइसो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी जो ऊपर वाली चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ कौन सी, मास नंबर, वो डिफरेंट होता है पर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो हम आइसोटोप्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यानी आइसोटोप एक एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक कार्बन है, तो ये कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। इस कार्बन के दो एटम्स होते हैं, दो अलग अलग टाइप के एटम होते हैं। एक एटम का मास होता है 12 यूनिट एंड एक एटम का मास होता है 14 यूनिट। पर जो ये कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। यानी इन दोनों एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 ही होगा। तो ये है कार्बन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर अलग होता है पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ये थे कार्बन के आइसोटोप्स। वैसे ही हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के एटम 3 तरह के होते हैं। एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 यूनिट, एक का होता है 2 यूनिट, एक का होता है 3 यूनिट। पर इन सभी का जो एटॉमिक नंबर होगा जिसे हम नीचे लिखेंगे वो 1 होगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोटियम, इसे हम कहते हैं ड्यूटीरियम एंड इसे हम कहते हैं ट्रिटियम। ऐसे ही क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के 2 तरह के एटम्स होते हैं। क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35 यूनिट एंड एक एटम का मास होता है 37 यूनिट। पर इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होगा। तो ये होते हैं आइसोटोप्स। इन आइसोटोप्स को हम अलग अलग फील्ड के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है उसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज ए फ्यूल यूज करते हैं। एंड कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर जो कोबाल्ट होता है उसका आइसोटोप काम में आता है। एंड गोएटर के ट्रीटमेंट के अंदर आयोडीन का आइसोटोप काम में आता है। तो जो ये गोएटर होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होता है, तो उस वक्त वहाँ पे आयोडीन का आइसोटोप काम में आता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में आइसोटोप्स काम में आता है। तो ये हो गया हमारा आइसोटोप्स। तो आइसोटोप का एक भाई भी होता है जिसे हम कहते हैं आइसोबार। तो आइसोबार्स के अंदर क्या होता है, अगर हम 2 एटम्स ले फिर से एक्स एंड वाई, इस बार क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो तो सेम होगा पर जो एटॉमिक नंबर होगा यानी नीचे वाला पार्ट वो डिफरेंट होगा। यानी कि मास नंबर तो इक्वल होगा पर जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो आइसोबार्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इससे तुम ध्यान से सुनना कि ये एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। जैसे आइसोटोप्स के अंदर होता था वो एक एलिमेंट के एटम्स होते थे, यानी कार्बन एंड कार्बन के एटम होते थे। पर इसके अंदर क्या होता है, ये एक एलिमेंट के एटम नहीं होते, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं। जैसे कि एक हो गया आर्गन एंड एक हो गया कैल्शियम। तो इन दोनों के एटम्स आइसोबार्स होते हैं। तो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी कि आर्गन एंड कैल्शियम के जो मास नंबर होगा वो इक्वल होगा। आर्गन एंड पोटेशियम का मास नंबर होता है 40, पर जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पर जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो आइसोबार्स आइसोटोप्स के उल्टे होते हैं। आइसोटोप्स के अंदर ऊपर वाला पार्ट डिफरेंट होता है पर आइसोबार्स के अंदर नीचे वाला पार्ट डिफरेंट होता है। ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ये चैप्टर यहीं पे ही खत्म होता है। तो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज